भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सिर्फ इसरो की उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी नवाचार और निवेश का एक नया केंद्र भी बन चुका है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के बाद निजी कंपनीज के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन खोल दी गई है। इसका असर साफ दिखाई देता है। वर्ष 2014 में जहां देश में केवल एक स्पेस स्टार्टअप था, वहीं 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। आज भारत की स्पेस स्टोरी केवल रॉकेट और सैटेलाइट की कहानी ही नहीं है, बल्कि ये उन युवाओं की कहानी है जो नई ऊंचाइयों को छूने का साहस रखते हैं। कभी अंतरिक्ष महाशक्तियों का विशेष क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि आसमान अब सीमा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, एक लाइन कही जाती है कि आकाश को छूने की चाह रखो मगर जमीन की पकड़ मत छोड़ो, और भारत के स्पेस सेक्टर की कहानी ठीक यही है। जमीन पर 50 साल की मेहनत और आसमान में अब एक नई उड़ान। दोस्तों, आज भारत स्पेस सेक्टर में नए नए कीर्तिमान बना रहा है और पूरी दुनिया भारत, इसरो और यहाँ के प्राइवेट प्लेयर्स के बन रहे इकोसिस्टम के पोटेंशियल की तारीफें कर रही है। लेकिन सोचिए, अगर आज भी भारत में ऐसा होता कि कोई सैटेलाइट बनाना चाहे, कोई रॉकेट लॉन्च करना चाहे, तो उसे सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना पड़ता, इसरो का। मान लो अगर वो दरवाजा भी 50 साल से बंद ही रहता, तो क्या 24 साल का एक लड़का बिना किसी सरकारी बैकिंग के अपनी कंपनी से सैटेलाइट बना पाता? जवाब है नहीं। और ये जो 24 साल का लड़का है, इसके बारे में मैं आगे विस्तार में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो दोस्तों, यही वो सवाल है जो हमें 2023 की उस पॉलिसी तक ले जाता है जिसे ज्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन समझते नहीं। 2023 से पहले भारत का स्पेस सेक्टर एक तरह से इसरो की मोनोपोली था। हर सैटेलाइट, हर लॉन्च, हर पॉलिसी डिसीजन, सब कुछ एक ही सरकारी संस्था से होकर गुजरता था। इसमें कोई बुराई नहीं थी। इसरो ने 50-60 साल में जो किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन एक इकोसिस्टम, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर बंद रहे तो उसकी ग्रोथ की एक लिमिट हो जाती है। यहीं पर एंट्री होती है इन स्पेस की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। जून 2020 में इसकी घोषणा हुई और इसके चेयरमैन बने डॉक्टर पवन गोयनका, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर। और यही वो शख्स हैं जिनकी अगुवाई में बनी 2023 इंडियन स्पेस पॉलिसी, वो पॉलिसी जिसने पूरी वैल्यू चेन, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लॉन्च तक, डेटा सर्विसेज से लेकर के सैटेलाइट ऑपरेशंस तक प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दी। एफडीआई नॉर्म्स लिबरलाइज हुए, कई सेक्टर्स में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिली और यहीं से शुरू हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आज हम न्यू स्पेस इंडिया कहते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ये वो बात है जो ज्यादातर लोग स्टोरी में मिस कर देते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी कोई आम सिविलियन टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो सैटेलाइट आज मौसम की भविष्यवाणी कर रही है, वही सैटेलाइट कल बॉर्डर पर दुश्मन की मूवमेंट भी ट्रैक कर सकती है। ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, यानी एक ही टेक्नोलॉजी सिविलियन और मिलिट्री दोनों मकसद से इस्तेमाल हो सकती है। और भारत ने डिफेंस सेक्टर में जिस तरह अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है, प्राइवेट प्लेयर्स को हथियार बनाने, पुर्जे बनाने की इजाजत, ठीक ही उसी मॉडल को अब स्पेस सेक्टर में दोहराया जा रहा है। ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कहानी है और इसका सबूत आंकड़ों में साफ दिखता है। अगले 5 सालों में भारत को जो 52 स्पाइस सैटेलाइट चाहिए, उनमें से आधे प्राइवेट कंपनीज बनाएंगी। जरा सोचिए इसका मतलब, नेशनल सिक्योरिटी का इतना संवेदनशील काम अब सिर्फ सरकारी हाथों में नहीं, बल्कि प्राइवेट हाथों में भी है। अब बात करते हैं उस 24 साल के लड़के की जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। एक ऐसे इंसान की जिसकी कहानी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के उन तमाम चेहरों में से एक बन गई और नाम है संजय निकांती। साल 2008 चंद्रयान-1 की कामयाबी ने पूरे देश को गर्व से भर दिया था और चेन्नई का एक 19 साल का लड़का जिसे हैम रेडियो का शौक था, उसने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के जरिए अपना पहला सैटेलाइट बनाया। यहीं से शुरू हुआ एक जुनून जो उसे स्पेस टेक्नोलॉजी में डबल मास्टर्स तक ले गया। साल 2012, उम्र सिर्फ 24 साल, और संजय ने हैदराबाद में शुरू की ध्रुव स्पेस। सोचिए उस पल के बारे में, एक 24 साल का लड़का इन्वेस्टर्स के सामने बैठ कर के बात कर रहा है कि सैटेलाइट उसको बनानी है और सामने वाला उसे शक्की नजर से देख रहा है। इस उम्र में स्पेस हार्डवेयर, और वो भी भारत में? यही सवाल था हर दरवाजे पर। 162 इन्वेस्टर्स ने ठुकराया, 10 साल तक स्ट्रगल चला, लेकिन 2019 में 163rd इन्वेस्टर ने हाँ कहा और इसके बाद कहानी बदल गई। नवंबर 2022 में ध्रुव स्पेस का थाईबोल्ट मिशन 2 एमेच्योर रेडियो क्यूब सेट्स इसरो के PSLV C54 पर लॉन्च हुए और ये थे इन स्पेस से ऑथराइज्ड भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट्स। आज ध्रुव के पास 22 सैटेलाइट्स डेवलपमेंट में है, 450 करोड़ का ऑर्डर बुक है और सोलर एरेज से लेकर के पूरे सैटेलाइट प्लेटफॉर्म तक सब कुछ भारत में बन रहा है। पहला उदाहरण ध्रुव स्पेस का, दूसरा पिक्सल जो हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है, तीसरा स्पेस जो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बना रही है, और चौथा है अग्निकूल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ में। ये कोई इक्का दुक्का कहानियां नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है।
अब आंकड़े भी देख लीजिए। 2014 में भारत में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था, आज 300 से 400 प्राइवेट स्पेस एंटरप्राइजेस हैं। फंडिंग $500 मिलियन पार कर चुकी है। अकेले 2025 में $150 मिलियन आया। NSIL जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसका रेवेन्यू 2021-22 के 322 करोड़ से बढ़कर के 2024-25 में 3246 करोड़ हो गया और पूरा स्पेस सेक्टर आज 50,000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार दे रहा है। यही है वो असली कॉन्ट्रास्ट दोस्तों। 2023 से पहले इसरो अकेला प्लेयर था, धीरे धीरे मगर मजबूती से आगे बढ़ रहा था। 2023 के बाद इसरो फ्लैगशिप मिशन पर फोकस कर रहा है। गगनयान, चंद्रयान के अगले चरण, इंडियन स्पेस स्टेशन और सैकड़ों प्राइवेट कंपनीज छोटे छोटे सैटेलाइट्स, कंपोनेंट्स और डेटा सर्विसेज में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये कोई मुकाबला नहीं है, ये कोलैबोरेशन है और यही मॉडल भारत को 2030 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर स्पेस इकोनॉमी तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में कोई सैटेलाइट चमकता देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की चमक नहीं है, वो एक पॉलिसी बदलाव की चमक है, एक 24 साल के लड़के के जज्बे की चमक है और एक देश के आत्मनिर्भर बनने के इरादे की चमक है। आसमान अब सिर्फ इसरो का नहीं, हर उस भारतीय का है जिसमें हिम्मत है ऊपर देखने की।